हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विजय सिंह शेखावत और मैं पिछले 4 इयर्स से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आरएमओ, एनटीएससी, आईआईटी मेंस, इन सब के लिए मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई है। तो आज जो स्टूडेंट्स अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि अपन सब जानते हैं सेट थ्योरी। एक्चुअल में इस चैप्टर में अपन सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज सेट, सेट क्या है एक्चुअल में, किन चीज़ों को अपन सेट्स बोलेंगे। तो एक सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, और वो भी कलेक्शन किसका है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोई नंबर्स, कोई लेटर्स, जैसे अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, जैसे रिवर्स के नेम्स हैं, बहुत सारी नदियों के नाम हो गए, बहुत सारे लोगों के नाम हो गए। इन सब का अगर एक अपन वेल डिफाइंड कलेक्शन करके और अगर उसको कलेक्शन कर दिया जाए तो उस कलेक्शन को ही अपन सेट बोलेंगे। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि इंग्लिश में द कलेक्शन ऑफ द वोवल्स, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर वोवल्स होते हैं, कितने होते हैं? 5। तो अगर इन 5 को अपन नाम दे, जैसे कि अपने को पता है A E I O U है, ये 5 क्या है? ये वोवल्स हैं। तो अगर इनका कलेक्शन कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा वोवल्स का। जैसे कि द दूसरा एग्जांपल अगर अपन और देखें, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, वो भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। जैसे कि अपन ने लिया 2, 3, 5, 7, 11, ये 5 फर्स्ट प्राइम नंबर हो गए। तो इनका एक सेट बना दिया जाए तो ये क्या हो गया? एक फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एक क्या हो गया? सेट हो गया। और इस सेट के अंदर जो अपन ये 2, 3, 5, 7 ये जो नंबर्स हैं या जो अल्फ़ाबेट्स अपन ले रहे हैं या कुछ भी नेम ले रहे हैं, उनको बोला जाता है एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? या फिर अपन जैसे एक एग्जांपल और लें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, अपनी जो इंडिया है उस इंडिया के अंदर टोटल कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का अगर एक कलेक्शन कर दिया जाए तो उसे भी क्या बोलेंगे? अपन सेट बोलेंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि हर कोई चीज़ इसका मतलब तो सेट हो गई। ऐसा नहीं है। जैसे कि अपन देखें कि एक स्कूल अपने, अब इस स्कूल में अपन ये सोचे कि कौन कौन से टीचर अच्छे हैं, उनका एक सेट बना दिया जाए, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है किसी टीचर की कोई गुड चीज़ हो, किसी टीचर की कोई गुड चीज़ हो, तो अपन किसी चीज़ में गुडनेस जो है उसका एक पेरीमीटर अपन सेट नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल के लिए एक पेरीमीटर हो, लेकिन एक जनरल वे में अगर आप बात करें तो एक पेरीमीटर नहीं हो सकता कि किसकी क्या गुडनेस है। तो वो क्या है? एक सेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपन ऐसे बोले उसी में कि जो इस स्कूल के जितने भी टीचर हैं उन टीचर्स का सेट बना दिया जाए तो वो एक क्या हो सकता है? कलेक्शन है, और वो एक सेट तैयार हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया सेट क्या है? सेट नथिंग एल्स, बस समझना ये है कि अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को अपन ग्रुप करके कलेक्शन कर दिया जाए तो उसी को क्या बोलेंगे? अपन सेट बोलेंगे। और जैसे कि अब इसमें मेन बात यह है कि अपन अब सेट तो अपने समझ में आ गया कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती है, और आगे की क्लासेज में अपन और भी समझेंगे इसके बारे में। अपन ये सोचे कि अब इनको लिखा कैसे जाएगा? जो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन शुड बी रिटन विद इन द ब्रेसेस, और ब्रेसेस का मतलब क्या है? जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसके अंदर अपन को इसको लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन ने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? फर्स्ट मान लो कि ये 5 नंबर्स है, उनको अपन ने एक सेट बना के लिख दिया।
तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया 5 नंबर्स का। और ये कैसे नंबर है, आपको भी ये पता होना चाहिए, ओड है या इवन है। तो ये क्या है, इवन नंबर का फर्स्ट 5 इवन नंबर का अपन ने सेट बना दिया। तो अपन आगे बात करते हैं इसमें सेट। जैसे कि अगर मैं देखूं सेट ऑफ वोवल्स क्या क्या होगा, जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं अल्फाबेट्स की, इनका एक सेट बना दिया जाए तो करली ब्रैकेट के अंदर इन वोवल्स को लिख दिया जाए तो ये सेट हो गया वोवल्स का। अपन अब क्या होगा कि इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं किसी एक ही सब सेट के ऊपर अपन स्टडी करेंगे, बहुत सारे सेट होंगे, उन पर अगर कुछ रिलेशंस होंगे उनके। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक सेट को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, अलग अलग कैसे जाने। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो सेट्स हैं उनको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे करली ब्रैकेट अपन एग्जांपल देखा, ये फर्स्ट 5 वोवल्स का, उसमें क्या है करली ब्रैकेट के अंदर जो अपन ए ई आई ओ यू ये जो लिखे हैं अल्फाबेट्स, इनको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन ने लिखा कि एक सेट है ए, उसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अपन ने लिख दिए 1 2 3 4 5। ये क्या है, 5 नेचुरल नंबर का एक सेट है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि सेट ए। इसको क्या बोलेंगे, सेट ए, जिसने एलिमेंट्स कंटेन है इसके अंदर 1 2 3 4 और 5। या फिर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 एलिमेंट का एक सेट ए है, इसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। अब पीछे की क्लासेस में आप पढ़े होंगे, जब आप 8 9 10 में पढ़ते हैं तो अपन ने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इन सब के बारे में, इंटीजर्स, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है अच्छे से। तो अब इस चैप्टर में अपन इन सब में डिटेल से स्टडी करेंगे, और ये जो सेट है इनका अपन अच्छे से आगे यूज भी करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि नेचुरल नंबर का अगर सेट लें तो उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब जानते हैं क्योंकि ये बहुत सारी क्लासेज में अपन पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कितने, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन ने लिखा 1 2 3 4 5, जैसे जैसे अपन आगे तक जितने नंबर भी लिखना चाहें, ये क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ऐसे अगर होल नंबर का सेट लिखें, सेट ऑफ होल नंबर्स, उसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने पहले की क्लासेज में पढ़ा होगा कि इनको अपन कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि सेट को अपन कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर का सेट क्या होगा कि नेचुरल नंबर के जो सेट है उसके अंदर अपन एक जीरो और ऐड कर दें, उसको अपन क्या बोलेंगे, होल नंबर का सेट बोलेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, जिसको अपन कैपिटल जेड और कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो होल नंबर्स हैं, जो जीरो है और जो नेचुरल नंबर्स अपन ने उसमें ऐड किए, अगर इन सब पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू भी ऐड कर दी जाए तो उनको क्या बोलेंगे, अपन इंटीजर्स बोलेंगे। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर आप सबको पता है कि ऐसे नंबर्स जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे ये रेशनल नंबर है जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये कंडीशन क्या होती है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब क्यू को अगर जीरो कर दिया जाएगा तो आप सबको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। और पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा, होल नंबर का सेट पढ़ा, इंटीजर्स का सेट पढ़ा, और रेशनल नंबर्स के सेट के बारे में देखा। ये सब आपको पता होनी चाहिए कि सेट कौन कौन से सेट है और क्या क्या ये नंबर्स होते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। जैसे सेट ऑफ, अब जैसे रेशनल नंबर्स है वैसे ही एक सेट होगा इरेशनल नंबर का भी होता है, आप सबको पता है। जैसे इरेशनल नंबर क्या है, जिसको अपन, सबसे पहली बात, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सभी ने पढ़ा है 10th क्लास में, अपन ने देखा है कि जैसे √2, √3, √5, √6, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि √2, √3 इनकी वैल्यू क्या होती है, पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि ये कभी एंड भी नहीं होगी और ये कभी नंबर रिपीट भी नहीं होंगे। तो अपन आइडिया नहीं लगा सकते कि इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो कितने नंबर्स का होगा, इसलिए अपन इनको पी अपन फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको क्या बोला गया है, इरेशनल नंबर्स बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सेट है, अपन ने क्या क्या पढ़ा, वो नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा, होल नंबर्स का सेट पढ़ा, इंटीजर्स का नंबर सेट पढ़ा, और रेशनल नंबर का पढ़ा, और इरेशनल नंबर का सेट पढ़ा। ठीक है, अब क्या है, इन सेट को रिप्रेजेंट करने के भी कुछ फॉर्म है कि किस किस टाइप से इन सेट्स को लिखा जा सकता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो जो इरेशनल नंबर्स है, या जितने भी सेट नंबर ऑफ सेट्स हैं, या जितने भी अपन सेट रिप्रेजेंट करेंगे, उन सेट को दो तरीके से अपन लिख सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये एक्चुअल में है क्या, कि रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये अपन देखते हैं। जैसे कि मान लो कि एक कोई सेट है ए, आपको पता है, मैंने बताया पहले कि सेट को अपन कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 1 2 3 से लेकर 10 तक। तो अपन इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, किस किस तरीके से, कि एक सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन ने लिख दिया 1 से लेकर 10 तक के नंबर। इस फॉर्म को, जिस तरीके से अपन ने इसको लिखा है, इसको बोलेंगे अपन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। अब इन्हीं नंबर्स को अपन दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि जो नंबर्स या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को अपन एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे इसमें अपन ने एक वेरिएबल लिखा x, और उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि एक वेरिएबल है x, जो कि आपको ये पता होना है कि x बिलोंग्स टू n। ये किसका साइन है, ये जो आपके सामने साइन है, ये किसका साइन है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। तो x बिलोंग्स टू n, n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। एंड x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब जो x की वैल्यू है वो या तो 10 से 10 से कम है या उसके इक्वल है। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, तो 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर है वो इस सेट में आ गए। तो हुआ क्या है कि इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, कि या तो अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दें, या फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें। तो क्या होता है कि अगर एलिमेंट्स कम हो तो अपन उसको रोस्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो तो उसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म से लिखने में आसानी होती है। तो अपन अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है, आई होप यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझा है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो अपन आगे क्लासेस में और आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब जैसे पिछली बार अपन ने एग्जांपल क्या लिया था, कि जैसे मान लो कि कोई सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म से दे रखा था, सेट बिल्ड सेट रोस्टर फॉर्म दे रखा था, और उसको अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अगर यहाँ पे अपने को दिया जाए एक नंबर, कि यहाँ पे लिखा गया है कि बी एक सेट है, उसके अंदर एक्स एक एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है कि एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू ली गई
तो उसकी वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। और x जो है वो बिलोंग्स टू किससे है, इंटीजर से। यहाँ पे ये जो दो डॉट आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं इसको बोला जाता है सच दैट। इसका मीन्स क्या है कि x सच दैट, यानी कि x एक ऐसा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन है 20 से, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर आपको पता है कि प्लस की वैल्यू रहती है, माइनस की भी वैल्यू रहती है। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, -4 का स्क्वायर किया तो 16 हुआ, तो वो क्या हुआ 20 से कम। माइनस ऐसे ही -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, इन सभी का स्क्वायर जब किया जाता है तो इन सभी का स्क्वायर 20 से कम होता है। लेकिन अगर अपन ने 5 का स्क्वायर किया है, -5 का स्क्वायर किया, तो वो क्या होगा, -5 या +5 का स्क्वायर करने पर वो 25 हो जाता है। इसका मतलब जो अपन ने कंडीशन इसमें लगाई थी, यानी कि क्या थी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 20 से कम होनी चाहिए, उसको ये ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब 5 +5 या -5 इस सेट में नहीं होंगे। तो इस सेट में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू हो गई, यहाँ पे अपने को पता लग गया कि -4, -3, -2, -1 से लेके 4 तक, ये क्या हो गए। अगर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है तो उसको रेस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, कैसे उसको एलिमेंट्स को जाना सकता है, ये यहाँ पे पता लगा। अब अपन ने देख लिया कि सेट क्या होता है, उसको किस किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब अपन आगे देखेंगे कि सेट्स के टाइप कितने हैं। तो सबसे पहला जो टाइप सेट का है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ये नाम से जैसे आपको पता लग गया है कि जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो, उसी को क्या बोला जाएगा, विच हैज़ नो एलिमेंट, मीन्स जिसमें कोई एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से, ये फाई का साइन है। और रोस्टर फॉर्म में फाई को अपन सिर्फ करली ब्रैकेट अपन ने बना दिया और उसको उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एम्प्टी सेट है। एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट का, जैसे कि x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, सच दैट कि x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में, मतलब 5 से लार्जर है और 6 से लेस है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही नेचुरल नंबर होते हैं। तो x की यहाँ पे कोई भी एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो नेचुरल नंबर भी हो और 5 और 6 के बीच में भी हो, क्योंकि 5 और 6 के बीच में तो कौन से नंबर हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, लेकिन नेचुरल वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि सेकंड जो सेट होता है वो होता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब यहाँ से साफ साफ पता है, सिंगल मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जो कि कंटेन करे ओनली सिंगल एलिमेंट को, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। जैसे कि एक सेट लिखा, उसके अंदर 2 लिख दिया या स्मॉल ए लिख दिया, या जैसे मैंने अल्फा लिख दिया, कोई भी एक एलिमेंट लिख दिया लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट लिखा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड these two type of sets। एंड नेक्स्ट आगे अपन और टाइप ऑफ सेट्स पढ़ते हैं, जैसे कि थर्ड टाइप सेट क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि एक, अब फाइनाइट से पता लग रहा होगा कि जो चीज़ फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब फिक्स हो, इट मीन्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हो जो अपन गिन सके, फाइनाइट हो, जो काउंटेबल एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जांपल आपके, जैसे मैंने एक सेट लिखा, उसमें मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, तो इनको अपन काउंट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट अगर कंप्लीट अल्फ़ाबेट लिख दिए तो उनको भी अपन काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल एलिमेंट्स जिस सेट में होंगे उसको अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अब ये नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, मतलब इतने एलिमेंट हो कि उनको अपन काउंट ही नहीं कर सके, मतलब
कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, अब इसमें आपको पहले से पता लग रहा होगा नाम से ही कि ऐसा सेट, ऐसे दो सेट जो इक्वल हो उनको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है आपको, कि एक ऐसा सेट या दो ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स लिखे गए वो दोनों सेम हो। मतलब जैसे कि अपन ने लिखा सेट ए, इस सेट के अंदर अपन ने लिख दिए एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5, और एक सेट लिखा अपन ने सेट बी, उसके अंदर लिख दिया 3 5 1 4 और 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स लिए गए हैं। जैसे कि इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी के अंदर भी देख रहे हैं तो कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। और ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 और 5 है। सीक्वेंस अलग अलग है वो जरूरी नहीं है, बस जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों अगर सेम है तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अपन आगे बढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि अपन ने जैसे इक्वल सेट में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए और जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सिर्फ वो ही इक्वल होने चाहिए। जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो चाहे से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि एक सेट है ए, इसके अंदर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, और एक सेट है बी, उसके अंदर लिख दिया मैंने AEIOU। इसमें अपन देखने पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट्स है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो जब यहाँ पे देखा गया तो दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है और सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स है, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये कौन से सेट हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। आई होप यहाँ तक मैंने आपको समझाया है, तो मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की जो टॉपिक्स हैं, आगे की जो इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं उनको अपन आगे से और क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।